हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा के लिए पीटी के लिए जो है होमवर्क से चलाया जा रहा है, उसका डे 17 का सेट का डिस्कस करेंगे जो 18/2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का जो पहला अंतर्ग्रहीय है यानी चंद्रमा के लिए और मंगल के लिए एनालॉग मिशन जो है यह लद्दाख में शुरू किया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसरो की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो इसरो की जो स्थापना की गई थी, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। याद रखेंगे इसरो की स्थापना जो है 1969 में 15 अगस्त को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है वी नारायण। याद रखेंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है वी नारायण है। अगला क्वेश्चन है, पैलोरिस डॉन मिशन के संबंध में गलत कथन छाटिए। तो जो पैलोरिस डॉन मिशन है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और पैलोरिस डॉन मिशन को 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। आगे है, इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया था। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का जो पहला मानव युक्त गगनयान है मिशन, इसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि मिशन चंद्रयान 4 जो है कब लॉन्च किया जाएगा? तो जो मिशन चंद्रयान 4 जो है इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इससे संबंधित तथ्य भी याद रखेंगे, जैसे चंद्रयान 1 जो है, चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV C11 से। याद रखेंगे चंद्रयान 1 जो है इसको 2008 में PSLV C11 से लॉन्च किया गया था और जो चंद्रयान 2 था इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3 से 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। साथ ही चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे जो चंद्रयान 3 था इसको 2023 में LVM M3 से लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे LVM M3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और जो चंद्रयान 4 है इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया है यह 2035 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की है जिसे मिनी मून कहा गया है? तो यह है अमेरिका के वैज्ञानिक, यानी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है जिसे मिनी मून कहा गया है। और मिनी मून की जो खोज है यह नासा के द्वारा किया गया है, जो 1958 में स्थापना हुआ था नासा का। याद रखेंगे मिनी मून का खोज नासा के द्वारा किया गया है और नासा का जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है, 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट कौन सा है? तो 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा जो संचालित दुनिया का पहला रॉकेट है उसका नाम है अग्नियान। याद रखेंगे। और 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेट को कहां से और किस अंतरिक्ष एजेंसी से लॉन्च किया गया है? तो जो 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेट है इसको श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसरो के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है यह 2030 तक रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे जो मिशन शुक्रयान है यह 2025 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे मिशन शुक्रयान 2025 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। वही मिशन मंगलयान जो है इसे 2013 में भेजा गया था। एक है मिशन गगनयान, तो जो मिशन गगनयान है यह
2026 में भेजा जाएगा। जो मिशन शुक्रयान है 2025 में भेजा जाएगा और जो मिशन मंगलयान था 2013 में भेजा गया था। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? तो चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन जो था यह चंद्रयान प्रथम था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान फर्स्ट है इसको PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट जो है इसको PSLV C11 से 2008 में लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान 2 है इसे 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान 3 है इसको 2023 में LVM M3 द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं चंद्रयान 4 जो है इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम क्या है? तो चंद्रयान प्रथम जो जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम जवाहर पॉइंट है। अगला है चंद्रयान 2 जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम क्या है? तो चंद्रयान 2 जिस बिंदु पर उतारा गया था उसका नाम तिरंगा रखा गया है। वही चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर उतारा गया था उसका नाम शक्ति पॉइंट है। याद रखेंगे चंद्रयान 1 जो है जहां पे उतरा था उसका नाम जवाहर पॉइंट है। चंद्रयान 2 जहां पे उतरा था उसका नाम तिरंगा है और चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर उतरा था उसका नाम शक्ति पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट से छोड़ा गया है? तो इसरो के द्वारा आदित्य 11 मिशन है इसको PSLV C57 के द्वारा छोड़ा गया है। वहीं भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 हो जाएगा। याद रखेंगे भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसरो का संचार उपग्रह जो है GSAT-20 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपास्त्र किया गया है? तो इसरो का जो संचार उपग्रह है GSAT-20 यह है फाल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपास्त्र किया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परियोजना का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो जो हाइड्रोजन परियोजना है इसका जो संबंध है यूरोपीय स्पेस एजेंसी से है। याद रखेंगे हाइड्रोजन परियोजना इसका संबंध यूरोपीय स्पेस एजेंसी से है। अगला क्वेश्चन है सार्क का अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यह ढाका में 1985 में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में 1985 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है और यह किन दो स्थानों को जोड़ती है? जो अटल सुरंग है यह रोहतांग दर्रे में स्थित है। याद रखेंगे अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रे में स्थित है और यह लेह को मनाली से जोड़ती है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज क्रमशः किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव का जो खोज किया गया था यह रॉबर्ट पियरे के द्वारा किया गया था और जो दक्षिणी ध्रुव का खोज किया गया था यह अमंडसेन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरे के द्वारा किया गया था और वहीं दक्षिणी ध्रुव का जो खोज है अमंडसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? तो जो रिंग ऑफ फायर है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र है वह हो जाएगा कल्पक्कम परमाणु संयंत्र। साथ ही याद रखेंगे भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है वह तारापुर में हो जाएगा जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक और है जैतपुर। तो याद रखेंगे तारापुर और जैतपुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा जो है राजस्थान में है। नरौरा जो है वह यूपी में है। कैगा जो है यह कर्नाटक में है। और सबसे नया और सबसे जो बड़ा है परमाणु संयंत्र यह हो जाएगा कुडनकुलम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर कौन सा था और वर्तमान में यह नगर कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर जो हो जाएगा ये राखी गढ़ी हो जाएगा जो अभी हरियाणा में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो हो जाएगा वह मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए
कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी हरियाणा का हो जाएगा। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर भी राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंगक चलने खड़े होने के लिए संतुलन संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है, तो यह होता है सेरेबेलम। याद रखेंगे, जो सेरेबेलम होता है यह मानव मस्तिष्क का ऐसा अंग है जो चलने खड़े होने के लिए संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, जमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और यह जमुना में कहाँ मिलती है, तो जमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह चंबल नदी हो जाएगी और यह इटावा में उत्तर प्रदेश में जाकर के जमुना में मिलती है। याद रखेंगे, जमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल हो जाएगा और यह इटावा उत्तर प्रदेश में जमुना में आकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मिट्टी में जल धारण करने की वीर्यतम क्षमता होती है जिससे इसमें काफी समय तक नमी रहती है, तो भारत की जो काली मिट्टी है जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं, यह सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता रखती है और इसमें काफी समय तक नमी बनी रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित है, तो बागानी फसल के अंतर्गत जो हो जाएंगे वह चाय हो जाएगा, चाय बागान, कॉफी बागान और एक रबर, यह तीनों फसल जो है बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो भारत को टोटल 15 एग्रोमेटिक क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। याद रखेंगे, और बिहार का जलवायु क्षेत्र जो है यह 4th जोन में आता है। बिहार जो है बिहार जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। नेक्स्ट है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था, तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है यह पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपरतीय झिल्ली को क्या कहते हैं, तो फेफड़ा के ऊपर जो स्थित होती है 2 परतों वाली झिल्ली उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरा, जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, एपेटाइट जो होती है क्षुध तृष्णा, इसके लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो एपेटाइट के लिए जो अमाशय में रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति जो होती है एसिडिक यानी अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की दशा में प्रयास किसने किया था, तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में सर्वाधिक योगदान किस समाचार पत्र का था, तो धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र में सर्वाधिक जो योगदान रहा था वह अमृत बाजार पत्रिका का रहा था, और अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम था शिशिर घोष। याद रखेंगे, जो शिशिर घोष थे, शिशिर घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का नवीनतम या 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, तो भारत का नवीनतम या 58वां टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा या माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में साथ ही याद रखेंगे, जो भारत में 57वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वह 57वां हो जाएगा, और माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश वाला यह 58वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी अवस्थिति किस राज्य में है, तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यह हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। याद रखेंगे, भारत के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी यह कंचनजंगा है और यह सिक्किम में स्थित है, और इसी में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस वायसराय द्वारा किया गया था, तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसका शिलान्यास जो किया गया था 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है यह 1877 में लिटन के द्वारा
लागू किया गया था, याद रखेंगे, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से लागू हुआ था। अगला है विलियम में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विलयन में H+ आयन की जब सांद्रता बढ़ती है तो विलयन जो होता है एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है आयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के किस भाग से संबंध रखता है। तो जो आयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात है वह भाषा के लिए भाग 17 है। आर्टिकल 343 का एक जो है इसको आयंगर फार्मूले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन का मान क्या होगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से विलयन का जो मान होगा वह उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की राजभाषा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के जो आर्टिकल 343 का 1 है इसमें बोला गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। साथ ही याद रखेंगे कि जो हिंदी है यह राष्ट्रभाषा नहीं एक राजभाषा है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना है यह 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो हैं यह रिपन है और इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री जो है यह निर्मला सीतारमण बनी है। नेक्स्ट है भारत का पहला पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो भारत का जो पहला पेपरलेस बजट है यह 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया था। नेक्स्ट है भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री हो जाएंगे इंदिरा गांधी जो पहले वित्त मंत्री थी, उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह जो बाद में चल करके प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण यानी आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कितने दिन पूर्व आता है। तो जो पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण होता है जिसको हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, यह बजट पेश होने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। नेक्स्ट है पहला शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था। तो पहला जो शून्य आधारित बजट है यह 1987 में राजीव गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। याद रखेंगे पहला शून्य आधारित बजट जो है यह राजीव गांधी के कार्यकाल में 1987 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहीं से भारत में व्यापार के नई दौर की शुरुआत हुई। तो भारत में 1991 में खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहीं से भारत में व्यापार की नई दौर की शुरुआत हुई थी, यानी आर्थिक सुधार की शुरुआत जो हुई 1991 में की गई थी और यह मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को कब विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को 1990 में विकसित किया गया था और साथ ही याद रखेंगे कि अभी भारत का मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई। तो नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी यह 1982 में जो अधिनियम आया था 1981 उसके द्वारा की गई और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह हो जाएगा मुंबई में। याद रखेंगे नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है और नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा टैक्स से प्राप्त आय किस प्रकार की आय है। तो भारत सरकार द्वारा जो टैक्स से प्राप्त आय होता है वह राजस्व आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण विधि में जो गैस हो जिसमें शामिल होते हैं CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह पत्ती के जो छिद्र होते हैं जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, तो पत्ती के रंध्रों द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम जो होता है अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं, और यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है। यह बिल्कुल सही दिया हुआ है कि जो भोजन का पाचन होता है वह मुख से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का जो पाचन होता है, यह बिल्कुल सही है कि सबसे पहले भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? तो जीभ का जो अगला भाग होता है यह इसमें मीठे स्वाद का ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय से जो जठर ग्रंथि निकलती है उसमें पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। याद रखेंगे, पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं, और जो रेनिन होता है यह दूध के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अप्रभावित रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो अमाशय की जो दीवार है तथा जठर ग्रंथियां जो है यह HCl अम्ल से अप्रभावित रहती है। इसका कारण जो होता है वह म्यूकस होता है। एक म्यूकस लिक्विड पाया जाता है जिसके कारण जठर ग्रंथियों के जो दीवार होते हैं वह अप्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वह अमाशय यानी पेट से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं, जिसे हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया होगा इसमें। पहला स्टेटमेंट है, मनुष्य में भोजन का पाचन जो है मुख्य गुहा से शुरू होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो सभी स्टेटमेंट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो यकृत होता है लीवर जो होता है, और अग्नाशय यानी पेट की जो नली होती है वह आहार नाल में ड्यूडेनम के अंदर खुलती है। यानी छोटी आंत का यह ग्रहणी भाग होता है ड्यूडेनम, जिसके अंदर यकृत और अग्नाशय की नली आहार नाल में खुलती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी वह लीवर हो जाएगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। याद रखेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, और इसका रस जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। यानी अग्नाशय का जो रस होता है स्रावित होता है यह क्षारीय होता है, और इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। याद रखेंगे, तो यह अग्नाशय हो जाएगा जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगी वह लीवर हो जाएगी। नेक्स्ट है, कौन हार्मोन पित्ताशय को पीत निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो यह होता है कोलेस्टियोकाइनिन। कोलेस्टियोकाइनिन होता है यह पित्ताशय को पीत निकालने के लिए उत्तेजित करता है, यानी कैटलिस्ट का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? तो छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो इसको काइम बोला जाता है।
नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय विखंडन में सबसे पहले कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? तो रेडियो सक्रिय विखंडन होता है तो उसमें सबसे पहले अल्फा किरणें निकलती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा जो होता है धन आवेशित होता है, बीटा जो होता है यह ऋण आवेशित नेगेटिव होता है, और गामा जो होता है यह आवेशहीन होता है। यह सभी स्टेटमेंट सही है, याद रखेंगे। जो अल्फा होता है यह पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकरेल ने किया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। अगला है रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग है यह मैडम क्यूरी ने किया था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रेडियो सक्रियता शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था यह मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बड़े नाभिक का टूट करके छोटे नाभिक में बदलने की जो अभिक्रिया होती है उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, और जो सूर्य से का जो प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया है तो वह भी हाइड्रोजन संलयन से संबंधित है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। यह भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन जो होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखेंगे। जो जेट इंजन होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देने पर अभिकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देने पर अभिकेंद्र पर बल जो होगा वह दोगुना हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह किस कारण संभव है? तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह उसके अभिकेंद्रीय बल के कारण पॉसिबल है। नेक्स्ट है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो दूध अलग होने का जो कारण होता है उसमें लगने वाला अपकेंद्रीय बल होता है, याद रखेंगे। दूध से जो क्रीम निकलता है यह अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। अपकेंद्रीय बल में जो होता है फोर्स जो होता है वह बाहर की तरफ लगता है, और जो एक अभिकेंद्रीय बल होता है तो अभिकेंद्रीय बल में जो होता है फोर्स जो होता है अंदर की तरफ लगता है। नेक्स्ट है मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? तो मीथेन होता है इसमें से बायोगैस में होता है और सीएनजी में, यानी बायोगैस और सीएनजी दोनों में मीथेन पाया जाता है। एलपीजी होता है, एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट है जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जाइलम जो है पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है कि जो फ्लोएम होते हैं यह पत्तियों से भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जाइलम फ्लोएम के विवृत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। यह स्टेटमेंट तो जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है कि जाइलम जो होता है यह जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं, और फ्लोएम जो होता है यह पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सी धातु या अधातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो यह हो जाएगी सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होती है यह खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक हो जाएंगे क्लोरोफिल हो जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद जल हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश यह सभी आवश्यक है।